स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं महान्यायवादी के बारे में, जिसे अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है ये पद, क्या इसके काम हैं, संविधान में इस पद को लेकर कौन कौन सी बातें हैं, उन सब को जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 ए मीन्स आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी पद की व्यवस्था करता है। यानी ये अनुच्छेद कहता है कि भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। क्या भारत का राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्ति कर सकता है? नहीं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अतः राष्ट्रपति वही काम करता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें कार्य करने के लिए देता है। यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ, महान्यायवादी को शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों, महान्यायवादी की कोई शपथ नहीं होती है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। फिर देखते हैं कि महान्यायवादी बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, तब जाके कोई व्यक्ति जो है वो महान्यायवादी बन सकता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही महान्यायवादी बनने की योग्यता है। यानी जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बन सकता है। तो एक तो भारत का नागरिक हो, ये तो अनिवार्य शर्त है ही है। उसके अलावा देखिए, वह 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 वर्षों से हाई कोर्ट में वकालत। हाई कोर्ट का मतलब है कि वकालत वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो हाई कोर्ट में 10 साल की वकालत हो। और ये कोई दोनों जरूरी नहीं है। देखिए कि ऐसा नहीं कि 5 साल जो है हाई कोर्ट में जज भी रहें और 10 साल वकालत भी करें। बीच में जो है वो या का सिंबल रहता है, यानी या तो हाई कोर्ट में 5 साल जज या 10 साल जो है वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता हो। बस इतना काफ़ी है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेता है तो चाहे वो हाई कोर्ट में जज रहा या नहीं रहा, 10 साल की वकालत की हो या ना की हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने साइड में लिखा दोस्तों, अनुच्छेद 124(3). ये क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(3) में उल्लेख है। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है दोस्तों। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ये जो पद हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत है। पश्चात पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है वो इस पद पर बना रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति को लगेगा, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं उल्लेख करना चाहूँगा दोस्तों, भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है तो यहाँ पे जैसे ही आम चुनाव होते हैं और जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है वो अपनी सरकार बनाते हैं, और जैसे ही नई सरकार बनती है तो नई सरकार की पसंद का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। तो अतः पुराने महान्यायवादी या तो अपने त्यागपत्र दे देते हैं या राष्ट्रपति अमूमन उन्हें हटा देते हैं सरकार की सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। परंतु 1987 के विधि अधिकारी सेवा शर्तें नियम के अनुसार वह 3 वर्ष का पद धारण करता है। लेकिन ये सामान्यतः है, ये अनिवार्यता नहीं है दोस्तों। यानी सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन 3 साल से पहले हटाया जा सकता है, 3 साल से लंबे टाइम के लिए भी उसको रखा जा सकता है। तो ये सामान्यतः जो है वो कार्यकाल तय किया गया है कि सामान्यतः जो है 3 साल तो पद देना चाहिए। फिर देखिए, मान लीजिएगा कि सरकार बदल गई, महान्यायवादी को लग रहा है कि जिस सरकार ने उन्हें अपॉइंटमेंट किया और जो नई सरकार आई है उनके साथ तालमेल नहीं बैठेगा और नया महान्यायवादी आएगा, तो उन्हें लग जाता तो पहले ही अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो नियुक्ति किसने की दोस्तों? राष्ट्रपति ने। तो त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। दोस्तों ध्यान रखना, महान्यायवादी पद पूरी तरह संवैधानिक है। संवैधानिक का तात्पर्य है संविधान में उस पद का उल्लेख है, तो ये संवैधानिक पद हैं।
स्रोत, यानी जो ये महान्यायवादी का पद है भारत में आया कहाँ से, किस देश के संविधान से हमने देखा और ये पद बनाया या ये पद ग्रहण किया। तो इंग्लैंड में जो है वो महान्यायवादी पद हैं, और वहाँ का जो महान्यायवादी पद हैं तो चूंकि हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। लेकिन वहाँ जो है वो महान्यायवादी संसद का सदस्य भी होता है और मंत्री भी होता है। कहाँ पर, इंग्लैंड में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न तो जो है महान्यायवादी जो है संसद का सदस्य भी नहीं होता है और मंत्री भी नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन में जो है वो संसद का सदस्य भी होता है और मंत्री भी होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। 1935 के अधिनियम की धारा 16, कौन सी धारा, धारा जो 16 है वो एडवोकेट जनरल का प्रावधान करती है और संविधान में महान्यायवादी का उपबंध भी उसी के तर्ज पर है। तो अगर देखिए दोस्तों, कहीं प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है कि महान्यायवादी पद का स्रोत है या कहाँ से लिया गया है, तो जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ब्रिटेन है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऑप्शन में ब्रिटेन नहीं है और वहाँ पे ऑप्शन में ये जो 1935 का अधिनियम है, तो फिर कौन सा आंसर सही होगा, 1935 का अधिनियम सही होगा। लेकिन मैं आपको एक और जो आपकी उलझन है वो दूर कर देता हूँ कि अगर ऑप्शन में 1935 का अधिनियम भी है और ब्रिटेन का संविधान भी है, तो हमें वहाँ पे करना है ब्रिटेन का संविधान। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ ना, तो इस पद से प्रेरित हम 1935 के अधिनियम से नहीं हुए थे। इस पद को सम्मिलित किया गया था चूंकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली चुनी गई। तो संसदीय शासन प्रणाली को चुनने के कारण हमने ब्रिटेन की तरफ देखा और ये ब्रिटेन में ये संसदीय शासन प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। क्या इसके काम है हम देखेंगे अभी, फिलहाल इतना सा ध्यान रखिए, ब्रिटेन है ना। फिर देखिए अनुच्छेद 88, आर्टिकल 88, वह यानी महान्यायवादी। महान्यायवादी किसी भी सदन में, किसी भी सदन मतलब संसद की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा या संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। ये जो संसदीय समितियाँ बनती है, लोकसभा की समिति है ना, राज्यसभा की या किसी विषय, तो उस समिति का सदस्य भी बन सकता है, परंतु वह मत नहीं दे सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, वह संसद की बैठक में भाग ले सकता है, वह बोल सकता है, लेकिन वोटिंग होते टाइम वो वोट कास्ट नहीं कर सकता है। तो कौन सा वह पद है, ऐसा कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। चाहे ये प्रश्न आईएएस की प्री में हो, आरएस प्री में हो, है ना, पटवार, कांस्टेबल, टीचर्स की जितनी भी वैकेंसी है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। इतनी बार पूछा गया है कि अब अगर ये प्रश्न पूछा जाता है और गलत होता है तो निश्चित तौर पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 88 में, कि महान्यायवादी संसद की किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, वह किसी भी समिति का सदस्य भी बन सकता है जो संसद द्वारा गठित की जाती है, लेकिन वह अपना वोट कास्ट नहीं करेगा। वो बोल सकता है, वह अपने विचार व्यक्त कर सकता है, डिबेट में भाग ले सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है, लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सकता है। अनुच्छेद जो 105 है वह संसद के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार का प्रावधान करता है। तो जो अनुच्छेद 105 है, आर्टिकल 105 के तहत प्राप्त सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां महान्यायवादी को भी प्राप्त हैं। ध्यान रखना, वह संसद का सदस्य नहीं है दोस्तों, लेकिन संसद की बैठकों में भाग लेता है, संसद के सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का भी उपभोग करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो एक बहुत अच्छा घुमा फिरा के प्रश्न ये बनता है कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के विशेषाधिकारों को प्राप्त करता है। और ऑप्शन में मिल जाता है आपको महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या एक और कोई भी पद दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी। इनका वेतन या पारिश्रमिक, इनका वेतन या पारिश्रमिक निश्चित नहीं है दोस्तों। ये वो वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जो राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है ना। कौन तय करता है इनका वेतन, और ये राष्ट्रपति जो तय करता है वही इन्हें प्राप्त होता है।
अब प्रश्न उठता है कि इनके कार्य या शक्तियां क्या है। चूंकि दोस्तों महान्यायवादी का जो पद है वो भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। कौन है? भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। तो प्रश्न ये उठता है कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता क्या है। ये पद अब हमें यहाँ से समझना है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है। किस बात की एडवाइस देता है, किस बात की सलाह देता है? देखिए, सरकार जो चुन के आती है वो निश्चित तौर पे लोकसभा में बहुमत दल वाले की सरकार बनती है। तो मान लीजिएगा कोई किसान, कोई मजदूर, कोई आम व्यक्ति चुन के आ गया और वो सरकार में बैठा है, तो उन्हें तो नहीं पता कि ये कानून बनेगा या सरकार ने ये निर्णय लिया तो ये कानूनी दांवपेच में फंस गया मामला। तो अब उस मामले पर सरकार को सलाह कौन देगा? कोई ना कोई तो चाहिए जो सरकार की बात को समझें और सरकार को सही राय दें, सरकार को सलाह दें। तो फिर या तो फिर सरकार घूमे फिरे और देखें। तो इसके लिए संविधान ने क्या किया कि एक पद बना दिया गया। ये इस पद पर नियुक्त व्यक्ति सरकार को कानूनी सलाह देगा, इसलिए सर्वोच्च विधिक अधिकारी का नाम दिया गया है। तो पहला काम है सरकार को सलाह देना। कौन सी सलाह देना? कानूनी, विधिक, है ना, कानूनी सलाह देना। यानी संविधान क्या बात कहता है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, ऐसा कानून बनाते कहीं गलत तो नहीं है, कोर्ट में जाएगा, कहीं कोर्ट में क्या ऑब्जेक्शन लगेंगे, लोग रिट लगा देंगे। तो इन सब मामलों पर चर्चा होती है और सरकार जो है अपने भरोसेमंद आदमी को इस पद पर नियुक्त करती है जो कानून का जानकार है और फिर उससे वो सलाह लेती है। तो उसका काम क्या होता है? सरकार को स्टेप बाय स्टेप हर पहलू पर सलाह देना, कानूनी सलाह देना। दूसरा काम, वो कर्तव्य संपन्न करना जो राष्ट्रपति सौंपे। यानी राष्ट्रपति जो जो काम महान्यायवादी को सौंपते हैं वो सारे कार्य जो हैं उन्हें करने होते हैं। अब वो कौन से काम हैं जो सौंपते हैं राष्ट्रपति, ये भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम मुख्य रूप से ये देख लें। फिर है कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखना। यानी कोई भी कोर्ट हो, अगर एक तरफ सरकार का मामला है, एक तरफ सरकार को पक्ष बनाया जाता है, तो सरकार स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं होती है, अपने प्रतिनिधि को भेजती है। तो वो प्रतिनिधि कौन होगा? जो कानून का जानकार होगा, जिसको कानून की समझ होगी और सरकार का पक्ष भी उसे अच्छी तरह पता हो। तो वो कौन है? वो महान्यायवादी होता है दोस्तों। कौन है वो? महान्यायवादी। अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, यानी किसी भी कोर्ट में उपस्थित हो सकता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपना पक्ष रखेगा और उस पूरे मामले को सुनने का अधिकार उसके पास में रहता है। अब पूर्व में हमने चर्चा की कि राष्ट्रपति जो काम सौंपे वो भी करने होते हैं। तो राष्ट्रपति कौन कौन से काम सौंपते हैं देखिए। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। कि कोई भी अगर मामला है जहां एक तरफ भारत सरकार को पक्ष बनाया जाता है तो उस मामले में आपको यानी महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। यानी अनुच्छेद 143 ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है किसी बिंदु को लेकर कि इसके बारे में जो है वो संविधान का क्या अर्थ है या क्या इसके मायने हैं, क्या ये संवैधानिक हैं, संवैधानिक नहीं है, जो भी है वो सलाह मांग सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति खुद जाएगा इस सलाह मांगने सर्वोच्च न्यायालय से? कोई तो एक प्रतिनिधि होगा ना जो ये आदान प्रदान करेगा। तो राष्ट्रपति की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करता है वो है महान्यायवादी, अनुच्छेद 143 के तहत। और सरकार से संबंधित किसी भी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार। अगर किसी भी हाई कोर्ट में और एक तरफ भारत सरकार वहाँ पक्ष है या सरकार के खिलाफ कुछ वहाँ पे केस चल रहा है या सरकार की जिम्मेदारी वहाँ पर है, तो वहाँ पे जो है महान्यायवादी सुनवाई करेगा। अब भारत सरकार के विधि अधिकारी क्या अकेला महान्यायवादी है या और भी कुछ पद हैं? तो दोस्तों संविधान में तो केवल एक महान्यायवादी की बात करता है। तो महान्यायवादी जो पद हैं अनुच्छेद 76 में हैं और ये संवैधानिक पद हैं, लेकिन इनके कार्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए 2 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं बाद में, लेकिन संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। 1987 में एक सामान्य कानून के द्वारा इन पदों को सृजित किया गया है, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना। इन पदों का जो सृजन है वो राष्ट्रपति ने किया है आर्टिकल 309 के तहत। अनुच्छेद 309 का प्रयोग करते हुए
राष्ट्रपति ने सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद क्रिएट किया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है, देखिए कि सॉलिसिटर जनरल का पद राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद में प्राप्त अधिकारों के तहत इस पद का सृजन किया है। तो वहाँ पे एक तरफ आपको आर्टिकल 76 भी मिलेगा, तो आपको यूँ लगेगा कहीं ना कहीं ये महान्यायवादी से लिंक है, ये पद इसी के तहत हुआ होगा। नहीं दोस्तों, आर्टिकल 309 के तहत। तो आर्टिकल 309 क्या कहता है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, यानी ये छूट देता है कि राष्ट्रपति को कि आप ऐसे लोगों की भर्ती कर सकते हो संघ या राज्य की सेवा करने के लिए, और उनकी सेवा शर्तें भी आप तय कर सकते हो। तो इसी का सहारा लेते हुए जो है वो 1987 का जो एक्ट है उसके तहत ये काम किया, और महान्यायवादी का जो सामान्य कार्यकाल है वो भी इसी के तहत 3 वर्ष करने का प्रयास किया है। अब बात ये उठती है कि सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, क्या वो महान्यायवादी के बराबर उन्हें सब चीज़ें हासिल होती है? तो नहीं दोस्तों। आर्टिकल 88 क्या कहता है? यानी संसद के किसी भी सदन में उपस्थित होना, अपना अपना पक्ष रखना, अपनी बात रखना, है ना, परंतु वोट नहीं दे सकता है। तो वो, और अनुच्छेद 105 यानी संसदीय विशेषाधिकार जो हैं वो उन्हें प्राप्त होते हैं महान्यायवादी को, वो केवल और केवल अटॉर्नी जनरल को ही प्राप्त हैं। यानी सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को ये पद प्राप्त नहीं है। इन तीनों विधिक अधिकारियों को पद पर रहते हुए, तीनों कौन? तो देखिए 3 विधिक अधिकारी हैं। तो एक और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विधि अधिकारी नहीं है? महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, और एक और कोई भी पद यहाँ पे लोकसभा का सचिव, इस प्रकार से रखा जा सकता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों। हम यहाँ पे कई बार ये पढ़ लेते हैं कि कौन विधिक अधिकारी, और हम सीधा सीधा महान्यायवादी के ऊपर टिक मार्क कर देते हैं। ये अमूमन ऐसी गलतियाँ होती है एग्जाम्स में। तो बहुत अच्छा है ये बिंदु, आप अच्छे से समझें, देखें। निश्चित तौर पे यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है कंपटीशन में। तो देखिए, अतिरिक्त जो अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, इनका कार्यालय नई दिल्ली में है, और जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का जो कार्यालय है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यानी 4 महानगर, इस तरह से याद कर लीजिएगा, और एक इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम दोस्तों प्रयागराज कर दिया गया है। सरकार द्वारा समय पर जो निर्धारित हो वहाँ पे हो सकता है। तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी हैं, प्रथम अटॉर्नी जनरल हैं, वो MC सीतलवाड़ 1950 से 1963 तक रहे। CK दफ्तरी प्रथम सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में भी आप बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।